नमस्कार मार्केट गपशप में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चा तेल कमाल दिखा रहा है। पिछले 3 साल में कच्चे तेल ने जो रंग दिखाए हैं वो किसी कम्युनिटी या एसेट क्लास ने नहीं दिखाए। 2020 में नेगेटिव में जाने के बाद क्रूड ने मार्च 2022 में $134 का हाई बनाया, लेकिन वहां से अब आधा हो गया है। क्रूड की इस चाल या कहें कि इस गिरावट को कैसे समझा जाए, इसी पर लेकर आए हैं ये खास पेशकश तेल का तमाशा। इसमें हम क्रूड की चाल को समझेंगे, क्रूड में गिरावट का कहां पर असर दिखेगा, इस पर भी बात करेंगे। और आज मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी सौमित सरकार, और आगे मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह भी हमारे साथ होंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्रूड के इम्पैक्ट वाले जो सेक्टर्स हैं, एविएशन, पेंट, टायर, ओएमसीज या फिर लुब्रिकेंट, उनमें कौन से शेयरों में आपके लिए मौके बन रहे हैं। और आगे क्रूड पर एक महापोल भी हम लेकर आएंगे और समझेंगे कि साल के आखिर तक कच्चे तेल के भाव कहां पर जाएंगे। अभी $75 के नीचे हैं, लेकिन क्या वो $60 की तरफ जाएंगे या फिर ऊपर 80, 90, 100 की तरफ क्रूड चलता हुआ दिखाई देगा, इस पर भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले सौमित, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। क्रूड में जो तेजी आ रही है, तेजी आई, उसके बाद हमने देखा कि अब ये गिरावट आ गई है $75 के नीचे। एक महीने में अगर हम देखें तो 73 से 85 जाके वापस 73 पहुंच गया क्रूड। एग्जैक्टली 88 के आसपास था क्रूड, वहां से नीचे फिर आ रहा है, 70 के आसपास है। इसमें गिरावट आ क्यों रही है, प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अगर आप देखेंगे तो एक ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंसर्न आ गया है रिसेशन होने का, जिसके वजह से डिमांड कम हो सकता है क्रूड का। अब इन्वेंट्री ऑलरेडी हाई लेवल पे है, उसी टाइम पे अगर डिमांड कम हो जाता है तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा मार्केट में, और इसी कारण हमें ये ड्रॉप देखने मिला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चाइना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है क्रूड ऑयल का, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी थी उसमें एक स्लो डाउन देखने को मिली है अप्रैल के महीने में, और ये अनएक्सपेक्टेड था, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था, और उस कारण हमें एक और शार्प ड्रॉप देखने मिला। इनफैक्ट आप पिछले 3 दिनों में अगर देखेंगे तो 10% के आसपास की गिरावट हमें क्रूड में देखने मिली है। ये चाइना का जो वीक डेटा आया है उसके दम पे। और ईरान से अगर आप क्रूड प्रोडक्शन देखेंगे तो कंटिन्यूसली बढ़े जा रहा है, और उनका जो ऑयल मिनिस्ट्री का जो नया स्टेटमेंट आया है उसके हिसाब से मालूम पड़ रहा है कि 3 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि काफ़ी हाई लेवल पे है, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। तो हायर प्रोडक्शन, रिसेशन फियर, जिसके से डिमांड पे एक इम्पैक्ट आ सकता है, और चाइना का जो ग्लोबल अनएक्सपेक्टेड वीक डेटा आया था अप्रैल मंथ का, इसी कारण हमें ये जो अभी का रिसेंट ड्रॉप था क्रूड का, वो इसी कारणों की वजह से हमें देखने को मिला। तो एक तरह से सौमित ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में तो खैर आफत का माहौल है, मंदी का माहौल है, उसके चलते क्रूड ही गिर रहा है, लेकिन हमारे लिए, हमारे बाजारों के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये पॉजिटिव चीज़ है, बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 85% ऑफ द क्रूड रिक्वायरमेंट जो है इंडिया का वो इंपोर्ट होता है। इंडिया में तो ज़्यादा तेल के रिजर्व्स है नहीं, तो 85% हम इंपोर्ट ही करते हैं क्रूड, और इसी कारण हमारा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है क्रूड के सामने। अगर आप देखेंगे तो अगर $10 प्रति बैरल से अगर क्रूड के प्राइसेस गिर जाते, जो कि हाल ही में हमें देखने को मिले पिछले 1 महीने में, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का वो करीब 14 to 15 बिलियन US से कम हो जाता है, जो कि करीब 0.4% है इंडिया के जीडीपी का। इन्फ्लेशन पे इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने मिलता है। रिटेल इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो करीब 65 to 60 बेसिस पॉइंट से कम हो जाता है, और होलसेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो 125 to 135 बेसिस पॉइंट से कम होता है। तो एक इंडिया पे तो इसका काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है जब कभी हमने क्रूड के प्राइसेस कम होते हुए देखे हैं। सौम्य, देखिए आप जो बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पर क्या असर होता है क्रूड की हमें ये कमजोरी का। कैड में अगर क्रूड $10 गिरता है प्रति बैरल, तो उसमें $14 से $15 बिलियन की कमी आ जाती है। अच्छा, अगर हम सेक्टर की बात करें अगर सौमित, क्योंकि जिन सेक्टर का हमने जिक्र किया, एविएशन है, पेंट है, टायर है, ओएमसी, लुब्रिकेंट, और भी अब सीमेंट आ जाते हैं, ओवरऑल वैसे इकोनॉमी पर असर होता है। लेकिन अगर हम खर्चों की बात करें, उनकी अगर टोटल कॉस्ट की बात करें, वो क्या बैठती है? अब अगर आप देखेंगे तो ये जो आपने सेक्टर्स बात कर ली, भी ऑयल फोकस कंपनी जो है जैसे कि ओएमसीज, ओएनजीसी, उनको साइड में रख देते हैं, जो कि अदर एंसिलरी सेक्टर्स हैं। उसमें अगर हम देखें, जैसे कि आप बोल रहे थे पेंट, एयरलाइन, ये सब कंपनीज में करीब 40 to 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर जो होता है कंपनी का फ्यूल डिपेंडेंट रहता है। मतलब अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में कमी गिरावट देखने को मिलती है तो उसके वजह से उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि पेटकोक सीमेंट के केस में, पेंट के कंपनीज में कुछ और उसके केमिकल्स हैं जो डेरिवेटिव है क्रूड ऑयल प्राइसेस के, तो उनके प्राइसेस में भी गिरावट देखने मिलती है। और अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर जाते हैं तो करीब 40 to 50% इन कंपनीज का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है या जो
कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें भी एक गिरावट देखने को मिलती है इन कंपनीज को। ऑब्वियसली इसमें एक लैग इफेक्ट होता है, मतलब क्रूड अभी अगर 10% गिरा है तो शायद उस कमोडिटी के प्राइसेस है जो डेरिवेटिव के प्राइसेस है वो पिछले 10 दिन में गिरेंगे या थोड़े स्लो पीरियड पे गिरेंगे, बट गिरेंगे जरूर। ठीक है, तो 30 से 50-60% तक की कॉस्ट और में अगर मैं हम बात कर ही रहे हैं, अभी रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, टायर कंपनीज को अगर स्पेसिफिकली हम इस टाइम पे देख ले तो टायर कंपनीज का जो टोटल कॉस्ट है अराउंड 40% जो रॉ मटेरियल बास्केट है उनका वो क्रूड रिलेटेड है, क्रूड डेरिवेटिव्स। एग्जैक्टली क्रूड डेरिवेटिव, जैसे सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और एक दो कुछ केमिकल्स है, ये सारे क्रूड के डेरिवेटिव्स हैं। इनके प्राइसेस भी क्रूड प्राइसेस से काफी इंटरलिंक्ड है। और रिसेंटली अगर हम Q4 के रिजल्ट्स अगर देखते हैं तो MRF ने नंबर्स अनाउंस किए थे, CEAT ने नंबर्स अनाउंस किए थे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम देखें तो 400 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिला है, और इसके पीछे का रीजन एक ही था, वो था रॉ मटेरियल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली थी। तो ये क्लियर कट एक ट्रेंड हमें मालूम पड़ता है। एक assumption है छोटा सा, मान लीजिए क्रूड अभी 70 के आसपास है, अगर मान लीजिए गिर के 50-40 हो जाए तब तो डर लगना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए? और पॉजिटिव हो जाएगा उनके लिए बट इकोनॉमी तो ग्लोबल इकोनॉमी में तो कहीं ना कहीं मंदी की, रिसेशन की, ऑब्वियसली ये इंपैक्टफुल रहेगा पूरा ग्लोबल इकोनॉमी। अगर $50 तक क्रूड जा रहा है इसका मतलब ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन पे आ गया है शायद, तो ये ग्लोबली तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव न्यूज़ है ही। बट कंपनीज की कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी खबर हो जाती है उनके लिए ये चीज़। क्रूड की नरमी ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर होती है, और जैसा कि सौमित बता रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं हेविली डिपेंडेंट है क्रूड के भाव पर। क्रूड का गिरना यानी कि इनको फायदा होना, इनके मार्जिन में बढ़त होना, इनकी आय में भी और मुनाफे में भी, ओवरऑल इनकी ग्रोथ पर इंपैक्ट करती है क्रूड के प्राइसेस। लेकिन सौमित, इतनी हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप बता रहे हैं कि 85% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, रिलायंस हो गया, ONGC हो गया, वेदांता हो गया, रिफाइनिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब 15% ही हम कर पा रहे हैं। 15% हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, रिफाइनिंग में अभी भी इंडिया एक्सपोर्टर है। ओके, हम सिर्फ अभी रिफाइनिंग कंपनीज के लिए क्रूड एक रॉ मटेरियल हो जाता है। उसकी अगर हम बात करें OMCs की, इनफैक्ट उनकी इम्पैक्ट की भी बात कर ही लेते हैं, बात चली रही है, तो OMCs के लिए क्रूड एक रॉ मटेरियल है, तो वो क्रूड बनाते नहीं है, वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और रिफाइंड प्रोडक्ट्स में इंडिया अभी भी एक्सपोर्टर है। क्रूड के लिए हमें फिर भी इंपोर्ट ही करना पड़ रहा है बाहर के देशों से, क्योंकि इंडिया में क्रूड के रिजर्व्स उतने नहीं एक्सप्लोर्ड है, और है भी नहीं उतना एक्चुअली में अगर हम देखें तो, इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब OMCs की अगर हम बात करें तो उनके लिए क्रूड एक रॉ मटेरियल हो जाता है। अब क्रूड के प्राइसेस अगर गिरते हैं तो उन्हें मार्केटिंग सेगमेंट जो है इसमें इसका क्लियर बेनिफिट देखने मिलता है, क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल बना के बेचते, रिफाइन पेट्रोल और डीजल एक रिफाइंड प्रोडक्ट है, वो उन्हें बेचते हैं मार्केट में, और अगर उनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम होते हैं तो उनकी मार्केटिंग मार्जिन जो है वो क्लियरली बढ़ जाती है, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इनफैक्ट Q4 के रिजल्ट्स में मोस्ट प्रॉब्ली देखने मिलेगा इन कंपनी से। अगर आप देखेंगे तो Q4 में अगर हम देखें तो उनका जो Q4 में इनफैक्ट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें Q1 में देखने मिला, क्योंकि हाल ही में प्राइसेस कम हुए हैं। तो Q4 में अगर उनकी मार्केटिंग मार्जिन जो थी वो एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल और डीजल बेच के जो कमाते थे वो करीब डीजल के लिए 2.3 रुपीज़ था और पेट्रोल के लिए 9.6 रुपीज़ था। अब एनालिस्ट के एस्टिमेट्स के हिसाब से अभी के टाइम पे ये नंबर पे डीजल के लिए 8 रुपये हो गया, मतलब 2 रुपये से सीधा 8 रुपये बढ़ चुका है मार्केटिंग मार्जिन किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए। और पेट्रोल साइड पे हम देखें तो 9.6 से ये बढ़ के 10.8 हुआ है। तो ये क्लियर बेनिफिट हमें मालूम पड़ता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। बट एक नेगेटिव साइड में अगर हम देखें, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑब्वियसली डेली बेसिस पे तो क्रूड खरीदती नहीं है, उनके पास इन्वेंट्री होता है। तो अगर ये सडन शार्प या सडन शॉक जो देखने मिलता है क्रूड ऑयल प्राइस में, तो उसके वजह से उनको एक इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं। समझिए 15 दिन पहले उन्होंने क्रूड खरीदा था और उनके इन्वेंट्री में है, अब उन्होंने वो क्रूड $85 पे खरीदा होगा, अब उसके भाव हो गए 75। तो क्वार्टर क्लोजिंग पे अगर भाव 85 से कम हुआ तो जो डिफरेंस रहेगा वो उनका इन्वेंट्री लॉस होगा। बट ऑब्वियसली ये बुक लॉस है, नॉट नेसेसरीली ये कंप्लीटली कैश लॉस होगा कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सौमित, क्योंकि मतलब किस साइड जाएं, अगर इन्वेंट्री ज्यादा होगी वो टेंशन, भाव अगर कम हो गया और इन्वेंट्री डिफिकल्ट है मिसमैच करना, बट अपनी हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज काफी अच्छी तरह से कर रही है। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में मोटा मोटी लोग तो जानते हैं कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्या है, रिफाइनिंग पे जो मार्जिन होता है वो GRM हो गया, लेकिन इसमें सिंगापुर वाला क्या पेच है, ये सिंगापुर GRM क्या है? सिंगापुर GRM अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं क्रूड में, राइट? क्रूड अगर रिफाइन करोगे तो आप नैफ्था निकल सकता है, पेट्रोल निकल सकता है, डीजल निकल सकता है, जेट फ्यूल निकल सकता है। अब सिंगापुर GRM एक बनाया हुआ इंडेक्स है जिसमें वेटेड वेट दिए हैं इन प्रोडक्ट्स को और उनका एक एवरेज निकाला है।
तो अगर जैसे जैसे ये हर एक प्रोडक्ट का मार्जिन बदलता है वैसे वैसे सिंगापुर जीआरएम में भी हमें चेंज देखने मिलता है। तो एक कंपाइलेशन है सारे प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स का, इनफैक्ट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं सिंगापुर जीआरएम तो। और इनका इसका रिलेशन कंप्लीटली रिफाइनिंग बिजनेस के साथ है, मार्केटिंग ओनली रिफाइनिंग, यानी कि जो प्योर रिफाइनिंग में है चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, उन पे ज्यादा असर होगा, उन पे ही इसका असर होगा। रिलायंस भी तो रिफाइनिंग, हाँ, जो भी प्योर रिफाइनिंग में है उन पे इनका ज़्यादा असर होगा, जो रिफाइनिंग और मार्केटिंग दोनों में है उन पे थोड़ा कम असर होगा, क्योंकि मार्केटिंग से शायद थोड़े बहुत गेन्स आ जाते हैं उन्हें। ठीक है, तो आप बता रहे थे कि क्रूड को जब रिफाइन करते हैं तो उसमें से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, और चूंकि एक बैरल में करीब 159 लीटर बराबर क्रूड होता है, लगभग उसमें करीब 85 लीटर के आसपास पेट्रोल निकलता है, करीब करीब डिपेंड करता है कौन सा रिफाइनरी का कैसा प्रोडक्शन स्लेट है। कोई रिफाइनरी ज़्यादा डीजल बना सकता है, कोई रिफाइनरी ज़्यादा फ्यूल बना सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो उनकी रिफाइनरी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो कभी भी अपने प्रोडक्शन स्लेट चेंज कर सकते हैं, कभी डीजल ज़्यादा बना सकते हैं, कभी जेट फ्यूल ज़्यादा बना सकते हैं। तो रिफाइनरी टू रिफाइनरी ये चेंज हो सकता है। रिफाइनरी टू रिफाइनरी चेंज हो जाएगा? हाल जैसे जिस रिफाइनरी की कॉम्पोजिशन है उस हिसाब से ये चेंज होगा। जैसे अगर हम चेन्नई पेट्रो की बात कर ले तो वो 46% ऑफ उनका जो प्रोडक्शन स्लेट है वो डीजल डिपेंडेंट है। मतलब वो जो क्रूड बनाते हैं, अगर एक बैरल क्रूड उन्होंने रिफाइन किया तो उसमें से 46% डीजल निकलेगा। ये इंटरेस्टिंग है। राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल के। राहुल, बहुत शुक्रिया आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे इस शो में, लेकिन एक बार जरा ये समझ लेते हैं कि जो बड़े ब्रोकर्स हैं जिन पर हमने क्रूड को लेकर एक पोल करवाया है और समझने की कोशिश की है कि इस साल के आखिर तक क्रूड कहां तक जाएगा। हमारे सहयोगी विश्वमोहन जो कि कमोडिटीज को ट्रैक करते हैं, आपको लगातार जानकारियां शेयर करते हैं, विश्वमोहन के पास चलेंगे और समझेंगे कि क्या नतीजे आए उस पोल के। विश्वमोहन बताइए, पोल क्या कह रहा है? $70 के आसपास तो क्रूड है, लेकिन यहां से चाल क्या होगी? क्या 60 की तरफ जाएंगे या फिर 90-100 वाला भी स्तर देखने को मिल सकता है? के जितने भी बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उन लोगों से हमने जानना चाहा है कि साल अंत तक 2023 के अंत तक किस तरह का भाव जाएगा। हालांकि जो मैक्सिमम ब्रोकर्स है उन्होंने जो रेंज दिया है, जो लोअर रेंज उन्होंने 2023 के लिए $65 और ऊपर की तरफ जो मैक्सिमम पोल में जो निकल कर आ रहा है वो है $95। हालांकि देश के सिर्फ 10% ऐसे ब्रोकरेज हाउस है जिनको लगता है कि ब्रेंट क्रूड साल अंत तक $95 तक जा सकता है। वहीं 90 से 95 के बीच में 20% ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 90 से 95 के बीच में 2023 में ब्रेंट क्रूड का भाव रह सकता है। लेकिन 85 से 90 के बीच में 20% और $80 का टारगेट 30% ब्रोकरेज हाउसेस ने दिया है। लेकिन 20% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी है जिनको लगता है कि ब्रेंट क्रूड का भाव $75 से $76 के आसपास रह सकता है। लेकिन जो लोअर लेवल है वो $65 से नीचे का किसी भी ब्रोकरेज हाउसेस ने नहीं दिया है। उनको सबको लगता है कि अभी जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियो बन रहे हैं, स्लो डाउन की चिंता है, उसका असर कीमतों पर होगा। साथ ही सप्लाई को लेकर चिंता इस बात की नहीं है क्योंकि रूस लगातार सप्लाई कर रहा है दुनिया के दो बड़े कंज्यूमर्स भारत और चीन को, और $14 से $15 कम भाव पर क्रूड की सप्लाई हो रही है। पूरा लॉजिस्टिक का, इंश्योरेंस का, शिपमेंट का पूरा बंदोबस्त रूस की तरफ से किया जा रहा है, तो सप्लाई की चिंता नहीं है। साथ ही ईरान की तरफ से जिस तरह से रोजाना 30 लाख बैरल के ऊपर सप्लाई बढ़ गई है तो उसका भी फायदा यहां पर मिल रहा है। तमाम कटौती के बाद भी लग रहा है कि डिमांड हिट होगी लेकिन सप्लाई की चिंता नहीं। यही वजह है कि क्रूड एक दायरे में ही रहेगा और जो मैक्सिमम टारगेट आ रहा है $95 का और लोअर लेवल पे $65 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव नहीं जाएगा। जी ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो $65 के नीचे नहीं जाएगा क्रूड और ऊपर की तरफ ज्यादातर ब्रोकर्स का यह मानना है कि 88, 90, 95 ये टारगेट निकल के आए हैं ब्रेंट क्रूड के लिए। तो सौमित, मोटा मोटी मान के चल सकते हैं कि अपने सपोर्ट्स के आसपास ही है। एग्जैक्टली तब काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट लेवल के आसपास रहा है क्रूड। इनफैक्ट पहले भी एक महीने पहले भी हमने 72-73 का भाव देखा था, वहाँ से करीब ये बढ़ा था 85-88 जैसे आप कह रहे थे। और उसके पीछे का रीज़न ये था कि तब प्रोडक्शन कट किया था ओपेक ने, शायद उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया था कि डिमांड कम होगा इसलिए उन्होंने प्रोडक्शन कट किया था। तब क्रूड वापस चढ़ा था, बट जब डिमांड कम होते दिख रहा है अभी तो वापस क्रूड सेटल हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और गपशप करेंगे लेकिन थोड़ी सी गंभीर बात कर लेते हैं और राहुल से समझते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं क्रूड के इस पूरे सिनेरियो को, क्रूड की कमजोरी से उनको कहां पर मौके दिख रहे हैं। राहुल, ये बताइए कि क्रूड को हमने ये गिरते हुए देखा है और हम लगातार देख रहे हैं कि उसके जो बेनिफिशियरी है उनको लगातार फायदा हो रहा है और सुमित बता भी रहे हैं कि उनको उससे कितना बेनिफिट होता है, स्टॉक्स भी चढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स को ज्यादा इसका फायदा होगा? क्रूड को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और आपका व्यू उस पर क्या है? हाय, गुड मॉर्निंग।
आई थिंक एक चीज तो समझ लिए कि हमारा क्रूड गिरते ही आई थिंक इंडिया इज अ इनकॉर्पोरेशन को फायदा होता ही है। अब देखो कि जिस तरह से हमारा हमने देखा है कि क्रूड इम्पैक्ट काफी सारे चीजों से लिंक रहता है, तो ऑब्वियसली हमारा मेजर इम्पैक्ट आई थिंक अपना फिस्कल पे इम्पैक्ट आता है। तो एक तो बेनिफिशियरी है जब क्रूड गिरता है। नंबर टू, आई थिंक काफी सारे रॉ मटेरियल का इंटरमीडिएट रहा है क्रूड, तो मेरे ख्याल से वो इंटरलिंक रहते हैं काफी सारे कमोडिटीज के लिए भी। हम देखें कि कुकिंग कोल देखें, पेट कोक देखें, कि ये सभी मेरे ख्याल से एक तो कमोडिटीज के जैसे मैंने नाम दिए, सब में मेरे ख्याल से एक गिरते हुए देखने को मिलता है। तो काफी सारे कमोडिटी, फॉर एग्जांपल सीमेंट के अंदर मेरे ख्याल से मार्जिन एक्सपेंशन बिकॉज ऑफ लो क्रूड एंड क्रूड वेरिएंस के कारण आ सकता है, तो उसमें एक मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। तो काफी सारे हद तक ओवरऑल बिकॉज ऑफ क्रूड फॉलिंग तो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। काफी सारे एफएमसीजी कंपनीज को भी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो ये एज अ होल तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियरी है। हम देखें कि दूसरे सारे स्टॉक्स के अंदर, स्पेशली स्टॉक्स में देखें तो मेरे ख्याल से पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देखें तो बिगेस्ट बेनिफिशियरीज हम देखते हुए आए हुए हैं कि जी मेरे ख्याल से कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्मर रहे हैं ये पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और जब भी मेरे ख्याल से यहाँ लंबी अच्छी खासी कभी भी रैली होती है, फिर भी यहाँ पे अर्निंग्स मार्केट इसको पी नहीं देता है, तो इट स्टेड एट अ वेरी लो पी ऑलवेज। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली एक बार तो अब पीएसयू बैंक्स पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है, ऐसा लगता है। राहुल, सौमित यहाँ पे मैं जानना चाहता था आपका व्यू ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए क्या है। हालांकि क्रूड अगर गिर जाता है तो उनके लिए नुकसान ही होता है क्योंकि उनके रियलाइजेशंस कम हो जाते हैं, बट क्या उनके भी वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है, रिस्क ओके। तो मैं यही बोल रहा था कि अगर जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरर्स है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, इनमें क्या होता है कि वो क्रूड बनाते हैं, जो 15% क्रूड इंडिया में बनता है, प्रोड्यूस होता है या एक्सप्लोर होता है जिसे कहते हैं, वो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से बन जाते हैं। और जनरली क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर गिर जाती है, उनके रॉ मेन प्रोडक्ट है, इनके लिए रॉ मटेरियल इनका मेन प्रोडक्ट है, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो उनके रियलाइजेशंस कम होते हैं। और एनालिस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर $5 प्रति बैरल से अगर क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के जो ईपीएस एस्टिमेट्स हैं वो करीब 7 से 12% से हिट होते हैं। और यही सवाल मैं एक्चुअली राहुल से पूछना चाह रहा था कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया तो एक्चुअली तो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है उन पर अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस गिर जाते हैं, बट क्या उनके वैल्यूएशंस काफ़ी चीप है जिनकी वजह से आप फिर भी कहेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव है स्पेसिफिकली ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए जैसे कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया? आई थिंक ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए डेफिनेटली मेरे ख्याल से वैल्यूएशन काफी चीप है यहाँ से। और मेरे ख्याल से जब भी ऐसा देखा है मैंने, मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से लिया जा सकता है। लेकिन हम वीजा भी बात करें तो एक लेवल पे डेफिनेटली जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हम बात करें कि जहाँ पे अर्निंग्स में मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में नेगेटिव अर्निंग रहा, सेकेंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आई और तो हमें देखने को मिल सकता है। तो सिमिलरली मेरे ख्याल से ऑयल जो डायरेक्ट ओएनजीसी और इसकी बात करें ऑयल इंडिया जैसी कंपनी के अंदर, तो मेरे ख्याल से एक लेवल पे बिकॉज ऑफ द लोअर लेवल वो भी ठीक बनेगा। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फेवरेबल है ये सब कंपनीज के अंदर। सिंपल है कि इनके अंदर जो दे आर वेरी चीप इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, जिस तरह से हम मार्केट की बात करें और स्टॉक्स की बात करें वीजा भी, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली दोनों ओवरऑल सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से क्रूड गिरने के कारण तेजी हो सकती है। ठीक है राहुल, आपसे हम ये एक बार ना सेक्टर बाई सेक्टर हम समझेंगे, हर सेक्टर को आपके सामने रखेंगे और आपसे एक या दो नाम उनमें से पूछेंगे कि आपको कौन से पसंद है इस क्रूड के इम्पैक्ट के चलते। हालांकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कोई भी शेयर लेते समय या निवेश करते समय। लेकिन सुमित, आपसे ये जानना चाहेंगे, कई बार ना जैसे जब हम ड्रिलिंग करते हैं, मान लीजिए जो कंपनियां ड्रिलिंग करती हैं, तो क्या सेम ड्रिलिंग में गैस भी निकलती है उसके बाद क्रूड निकलता है? गैस बेड पे डिपेंड करता है, कोई कोई एरियाज में गैस ज़्यादा होता है, कोई कोई लेवल पे गैस मिलता है, कोई लेवल पे क्रूड मिलता है। तो ये ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते कि अगर एक ही ड्रिल कर दिया तो वहाँ से गैस और क्रूड दोनों निकल जाएगा। शेल गैस क्या है? शेल गैस उनकी गैस बेड्स है, गैस कोल मेथन के बेड्स है जहाँ से गैस निकलता है उनके।
वहाँ पे क्रूड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ गैसेस है। हमने सुना है कि शायद चट्टानों को तोड़ के उसकी अंदर चट्टानों के जो बीच गैस में जो फंसी गैसेस रहती है, जमे रहते हैं वो पाइप से निकालते हैं। तो यूएस में काफी पॉपुलर है, बट यहाँ पर शायद चर्चाएं यहाँ पे काफी भी हुई है, थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास भी है कोल मिथेन बेड्स है उनके पास गैस ब्लॉक्स भी है। साउथ साइड ईस्ट साइड में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी, और ओएनजीसी के पास भी, इनफैक्ट ओएनजीसी इंडिया का सबसे बड़ा गैस एक्सप्लोरर है, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज आता है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरटेक करने की एक्सपेक्टेशंस में है FY24 में गैस प्रोडक्शन में इंडिया। ठीक है, एक और चीज़ इसके पहले कि मैं राहुल के पास जाऊं, अगर हम दुनिया भर के टोटल ऑयल प्रोडक्शन की बात करें, अगर सौमित अगर हम क्रूड की बात करें, तो निश्चित तौर पर ओपेक, या फिर थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो ओपेक प्लस कर लें, ये डोमिनेट करता है। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ग्लोबली कौन सा है? अमेरिका है क्या? नहीं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर अगर हम ग्लोबली देखें तो सऊदी अरेबिया और ओपेक की कंट्रीज ही आ जाते हैं उसमें। स्टैंड अलोन कोई एक कंट्री? मुझे एग्जैक्टली ये नंबर पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से शायद यूएई या यूएई है शायद हाईएस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन ग्लोबल। और इस पूरी दुनिया में जो भारत जो अपना ज़रूरत का 15% कर रहा है, ग्लोबली वो कितना? 1%? बहुत ही कम होगा, या फिर उससे लेस भी देन 1% भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति है क्रूड की। क्रूड के बारे में हम गपशप कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत आसान भाषा में आपको क्रूड से जुड़ी, कच्चे तेल से जुड़ी वो सारी जानकारियां आपको मुहैया कराई जाए। क्रूड से रिलेटेड कौन से सेक्टर्स हैं, किनको फ़ायदा होता है, उनकी कॉस्ट में कच्चे तेल का कितना इम्पैक्ट आता है, कितना हिस्सा होता है, ये भी आपको बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। राहुल, आपके पास अब लौटेंगे फिर से और आपसे अब ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए अगर मुझे पेंट स्टॉक्स लेना हो, क्योंकि क्रूड का एक बड़ा हिस्सा है क्रूड डेरिवेटिव्स का, और हमने पिछले 2 तिमाहियों में देखा है कि बहुत ही एक नरम सी चाल रही है पेंट स्टॉक्स की। हालांकि ये वाली जो तिमाही अभी चल रही है, यहाँ पर हम पेंट स्टॉक्स में थोड़ी सी रौनक देख रहे हैं, थोड़ी चमक आ रही है। आपसे मैं अगर 2 स्टॉक पूछूं तो आपकी तरफ से कौन से होंगे वो? आई थिंक आप पेंट की बात करें तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव है, और हम देख रहे हैं कि बाजार में लास्ट 1 साल से हम व्यू देखें तो मेरे ख्याल से जहाँ पे भी हाई पी स्टॉक्स है वहाँ पे डीरेट देखने को मिल रहा है। तो बीट भी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इंडिया पर्सपेक्टिव, पर मेरे ख्याल से एक बार री रेटिंग नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन ट्रेडिंग व्यू है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए गेन हो सकते हैं। कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स के अंदर मेरे ख्याल से काफी हद तक पैसा बन सकता है यहाँ से डायरेक्टली। अब बात करें पेंट कंपनीज की बात करें तो ऑब्वियसली दूसरा बेनिफिशियरी होता है एविएशन स्टॉक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से इंडिगो को डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है क्रूड प्राइसेस, क्योंकि उनके मैक्सिमम जो कॉस्ट रहता है उनका जो है वो है क्रूड है। तो मेरे ख्याल से ये 2 सेक्टर में अब बात करें तो ये 2 स्टॉक्स मेरे ख्याल से दोनों सेक्टर लीडर है, दोनों सेक्टर में से। तो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से लेना है तो खरीद सकते हैं दोनों स्टॉक्स। ठीक है, एशियन पेंट्स और इंटर ग्लोब, ये ट्रेडिंग व्यू है हालांकि राहुल का इन दोनों ही स्टॉक्स पर। लेकिन राहुल, टायर शेयर हम देख रहे हैं कि लगातार दौड़ रहे हैं। अगर हम बात कर लें सीएट की, जेके टायर की, वहां पर गजब के मूव से एमआरएफ चूंकि बहुत बड़े साइज का है, मैमथ हम कह सकते हैं, 90,000 के ऊपर के भाव है, तो उतना नहीं चलेगा। लेकिन टायर में अगर किसी को लेना हो, हालांकि शेयर चल चुके हैं, ये ध्यान रखना चाहिए लोगों को भी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? आई थिंक ऑब्वियसली काफी टाइम के बाद हमने देखा है कि टायर स्टॉक्स के अंदर एक्शन देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली एक तो क्रूड रहा है, एक रबर केमिकल प्राइसेस रहे, और मेरे ख्याल से डिमांड भी काफी स्ट्रांग रही है। ये तीनों चीज इम्पैक्ट आया है मेरे ख्याल से टायर स्टॉक्स के अंदर। तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लीग मेरे ख्याल से अपोलो टायर ही रहेगा नंबर 1 बेट, जो ऑब्वियसली स्टॉक अच्छा खासा चल भी चुका है यहाँ से। सेकेंड, आई थिंक कल सीएट के नतीजे क्वाइट स्ट्रांग थे, तो मुझे लग रहा है कि टायर स्टॉक्स में सीएट का भी ध्यान दिया जा सकता है। स्टॉक्स बहुत ही सस्ता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। तो मेरी प्रेफर्ड बैट रहेगी सीएट की यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि 20% से ज्यादा आप यहाँ पे कमाई हो सकती है इन्वेस्टरों के लिए, तो सीएट में लेने के लिए रिकमेंडेशन करूंगा। ठीक है, टायर में सीएट पसंद है राहुल को। सुमित, आपने जब रिसर्च मुझे भेजी उसमें मैंने देखा आपने जिक्र किया था स्पेशलिटी केमिकल भी इम्पैक्ट होते हैं क्रूड से, ये कैसे होता है? काफ़ी सारे इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, जैसे कि बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, इन सब कंपनीज की जो रॉ मटेरियल है ये क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि बेंजीन, एसिटिक एसिड, टोलुइन करके जो केमिकल्स लगते हैं। कमोडिटी वाले जो केमिकल्स होते हैं, कमोडिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर जैसे होते हैं, उन्हें ये क्रूड के डेरिवेटिव्स एज अ रॉ मटेरियल रखते हैं। और जैसे क्रूड प्राइसेस कम होते हैं तो उनकी भी प्राइसेस कम होते हैं, जिनकी वजह से उनके रॉ मटेरियल पे इसका एक
पॉजिटिव इम्पैक्ट, उनके रॉ मटेरियल प्राइसेस पे इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है, मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं। अगर मैं कंपनीज के नाम लूँ तो वो है बालाजी एमाइंस, अल्काइल एमाइंस, कैमलिन फाइन साइंस, क्लीन साइंस, रोजारी बायोटेक, नॉसिल, अतुल, दीपक नाइट्राइट, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनकी भी एक्सपोजर है कमोडिटी केमिकल्स की तरफ। उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो तो इसमें दरअसल फिर दो ट्रिगर हो गए, क्योंकि लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हम देख रहे हैं और ये क्रूड वाला बेनिफिट भी हो गया। एग्जैक्टली। ठीक है, राहुल एक आखिरी सवाल आपसे। अब सौमित ने चूंकि नाम इतने सारे गिना दिए हैं स्पेशलिटी केमिकल वाले, और मुझे तो नहीं पता था लेकिन उन्होंने बताया कि ये भी क्रूड के डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। आपकी नज़र में कौन से शेयर है जो हमें स्पेशलिटी केमिकल में अपने फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि हमने कोविड के बाद इन स्टॉक्स को बहुत तेजी से चलते देखा और पिछले 2-3 महीने से ऐसा लग रहा है कि शायद ये मूव फिर से एक बड़ी वाली शुरू हो गई है। आप थोड़ी मदद करेंगे शेयर चुनने में? आई थिंक मैं प्रेफर करूंगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर रहना चाहिए और मिड साइज में कपल ऑफ देम भी है। तो लार्ज कैप से बात करें तो एसआरएफ सबसे बड़ा शेयर है मेरे ख्याल से, तो एसआरएफ में से प्रेफरेंस रहेगा। सेकंड हम देखें तो नोसिल है मिड कैप स्पेस के अंदर, रबर केमिकल्स बनाता है, मेजॉरिटी रेवेन्यू से आता है और मार्केट शेयर भी उसका अच्छा खासा है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ता है नोसिल भी। तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट इम्पैक्ट भी पड़ेगा उनको, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट के क्रूड नीचे आते हुए। तो मेरे ख्याल से नोसिल मिड कैप के अंदर मुझे लगता है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है और लार्ज कैप के अंदर एसआरएफ लिया जा सकता है यहाँ से। ठीक है राहुल से हमने बहुत सारे शेयर जान लिए हर सेक्टर से। एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब, एसआरएफ, नोसिल, सीएट, ये वो शेयर हैं जो क्रूड का तो इनको फायदा होगा ही और साथ ही टेक्निकल्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं सौमित, और ये शेयर हमने चलते हुए भी देखे हाल फिलहाल। तो आज गपशप को खत्म करें। Exactly. आज गपशप को यहाँ पर खत्म करते हैं। तेल का तमाशा हमने जानबूझकर नाम दिया था क्योंकि तेल ऐसी चीज है जो पूरी इकोनॉमी की धुरी है, ना सिर्फ भारत की बात करें बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की। और तेल में जब उथल पुथल होता है तो उसका पूरे इकोनॉमिक सेंटिमेंट पर असर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो कमजोरी है हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और उस कमजोरी का आप कैसे फायदा उठाएं वो हमने आपको बता दिया। फिलहाल मार्केट गपशप के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। राहुल आपका बहुत शुक्रिया और सौमित आपका भी बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ET9 स्वदेश के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।